नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आप सबका आपके खुद के अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूं। आज की क्लास, आज का नया सेशन, एक नई सीरीज स्टैटिक जीके। बड़े बच्चे परेशान हैं कि सर स्टैटिक जीके पढ़ाओ, स्टैटिक जीके पढ़ाओ। स्टैटिक जीके है क्या? स्टैटिक जीके वास्तव में ऐसी जीके जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना होता। जीएस में आपको दिमाग लगाना होता है। स्टैटिक जीके केवल रटने की जीके है कि ये सम्मेलन कब बना, मुख्यालय कहां है, सदस्य कितने हैं, ये समिट कहां हुई, ये नृत्य किसका है। सिर्फ ये देखना आपको बस, और कुछ नहीं करना। अर्थात स्टैटिक जीके कौन क्या कहां, इसके संदर्भ में देखना है। तो उसी के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं। ये जो सीरीज है आपकी, ये वर्तमान में जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसके लिए, ग्रुप डी, लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, जितने भी आपके एग्जाम है, यूपी पीसीएस फिर जो 12 जून को है, उन सभी के लिए उपयोगी साबित होने वाला बहुत अच्छा सेशन चलेगा आपका। देखिए, आप पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। पहला क्वेश्चन ये है कि 5 विकासशील देशों के अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व में कौन कौन से देश शामिल है। 5 विकासशील देशों का संगठन जो है बच्चों, वो ब्रिक्स है। BRICS, ब्रिक्स। इसमें 5 देश हैं। ब्राजील ये रहा, रूस ये रहा, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह है। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। 2009 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में, और वहां ब्रिक्स देशों की स्थापना हुई थी। जो ब्रिक्स देशों की स्थापना हुई थी 2009 में रूस में, ध्यान रखिएगा, जो ब्रिक्स है इसे R5 भी कहते हैं। R5 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी मुद्राएं R से शुरू होती है। ब्राजील की मुद्रा रियाल, रूस की रूबल, इंडिया की आप जानते हैं रुपया, चाइना की मुद्रा रेमेंथीज, युआन तो है ही पर रेमेंथीज भी है। साउथ अफ्रीका मुद्रा रैंड। तो सबकी मुद्रा किससे शुरू होगी? आर से। ब्राजील की मैंने बताया आपको रियाल, रूस की रैंड, रूस की रूबल, इंडिया की रुपया, रेमेंथीज, कहां की मुद्रा है? चीन की। और साउथ अफ्रीका की मुद्रा बच्चों रैंड है। क्या मुद्रा है? रैंड। ये मुद्रा ब्रिक्स देशों की है। तो इनका बोलते हैं, इनको R5 कहते हैं। 2009 रूस, R5 रियाल, रूबल, रुपया, रेमेंथीज, ये जरूर नोट कीजिएगा। ठीक, अब ये देखिए, ये ब्रिक्स देशों का समूह है। ये तो मैंने बताया आपको फैक्ट, कब स्थापना हुई और क्या इसको बोलते हैं। ये 5 मुद्राएं हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, अब ये बताऊंगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ब्रिक्स की अवधारणा 2001 में गोल्डमैन सैक्स के प्रसिद्ध एक अर्थशास्त्री हैं जिम ओ'नील नाम है उनका, जिम ओ'नील। ये इनके दिमाग की उपज है। ये पूछा जा चुका है पीसीएस में क्वेश्चन। जिम ओ'नील वास्तव में जो हैं एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 2001 में ब्राजील, भारत और चाइना और रूस, इन 4 देशों को मिलाकर यह कहा था कि ये 4 जो विकासशील देश हैं ये दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर चारों मिलकर आपस में कुछ ऐसा संगठन बनाए, आपस में आयात निर्यात को महत्वपूर्ण दे, स्थान दे, आपसी मुद्राओं का समन्वय रखें। तो अगर ये चारों देश मिल जाएं, विकासशील देश, तो ये दुनिया को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं। क्यों? ना 2009 में तो ब्रिक था, 2010 में इसमें कौन शामिल हुआ था? साउथ अफ्रीका। ये आप लोग जानते होंगे, 2010 में साउथ अफ्रीका हुआ था। पर जिम ओ'नील के बारे में कम लोग जानते होंगे। ये अर्थशास्त्री थे, ये भी ध्यान रखना। अर्थशास्त्री और अवधारणा कैसे दे रहे? राजनीतिक। तो ब्रिक्स देश ना, जो ये देश हैं, ये इस समय दुनिया की
की लगभग 42% आबादी कवर करते हैं। अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया होगा, 42 से 43% हो चुका होगा। तो यानी 42 पॉइंट कुछ आबादी दुनिया की इन 5 देशों में है। लेकिन दुनिया की जीडीपी का केवल वर्तमान में 23% है बच्चों। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों। कितना है? 23%। तो 23% केवल जीडीपी धारण करते हैं पांचों देश, यानी विश्व जीडीपी में इनका हिस्सा केवल कितना है? 23%। और विश्व जनसंख्या में कितना हिस्सा है? लगभग 42 पॉइंट कुछ है, लगभग 42 मान लो या 43 मान लो, ठीक ना। तो यह हिस्सा है ब्रिक्स देशों का विश्व जनसंख्या में और विश्व जीडीपी में। सबसे बड़ी जीडीपी दुनिया के जानते होंगे वो यूएसए की है, $20 ट्रिलियन की। $20 ट्रिलियन की अकेली जो जीडीपी है उसकी है। हमारी तो अभी 3 भी नहीं पहुंची। देखिए कहां हम है, कहां यूएसए है। 20 कहां, चाइना की 14 के आसपास तक है, 14 से ऊपर हो, 14 के नीचे हो। तो ये चीन की जीडीपी, चीन भी है। तो इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है जीडीपी के हिसाब से, फिर भारत है। ठीक, ये आपका, तो ये ब्रिक्स हुए। ब्रिक था 2009 में, ब्रिक्स बना 2010 में, साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। जेम्स ओनिल ने अवधारणा दी थी 2001 में। 42% दुनिया की हिस्सेदारी है जनसंख्या में और 23% हिस्सेदारी दुनिया की है किसमें? जीडीपी में। तो ये तो बच्चों आपका ब्रिक्स हुआ। ठीक, तो ये इसका आंसर हुआ ए। कौन सा हुआ? ए। भारत, रूस और ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स देश हैं। उन्होंने ब्रिक्स बैंक भी बनाया है। कौन सा बनाया? ब्रिक्स बैंक। वो लगभग 100 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी से बनाया है। और हो सकता है भविष्य में देखने को मिले कि ये सभी देश जो ब्रिक्स है एक नई मुद्रा धारण कर ले और सभी पांचों देश आपस में उसी मुद्रा में व्यापार करे, तो इससे कहीं ना कहीं डॉलर को चुनौती मिलेगी। जो इसमें डॉलर और रुपए में ना जो चल रहा है 36 का आंकड़ा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ऐसा होने देगा? कभी नहीं होने देगा। क्योंकि अमेरिका की जीडीपी का बढ़ना, उसका स्थायित्व, उसकी विकास का स्थायित्व का कारण ही है डॉलर का अपार महंगा होना। और पूरे दुनिया के सारे देश डॉलर को स्वीकार करते हैं। ठीक, अगर ये पांचों देश आपस में एक नई मुद्रा चला ले, ब्रिक्स बैंक के तहत कोई एक नई मुद्रा चला ले और पांचों देश उसी में व्यापार करें, तो ऐसा संभव है कि हम डॉलर को चुनौती दे सके। चलिए बच्चों, ये तो था ब्रिक्स देशों का समूह। ठीक, अब देखते हैं आगे। बंधुआ मजदूरी अधिनियम पूछ रहा है। कौन सा? बंधुआ मजदूरी अधिनियम। बंधुआ मजदूरी क्या होती है बच्चों? देखो आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 में, अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम की बात हुई है। बाल श्रम नहीं, बाल श्रम तो 24 में, वो अलग है। ये कौन सा है? बलात् श्रम। बलात् श्रम यानी बलपूर्वक श्रम करवाना किसी से। अनुच्छेद 23 में एक बेगारी प्रथा का भी उल्लेख है। बेगारी प्रथा को प्राचीन काल में विष्टि कहते थे। विष्टि, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, हिस्ट्री क्वेश्चन है। विष्टि, बेगारी को विष्टि कहते थे। इंग्लिश से क्या निकली? बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या होती है कि कुछ मजदूर को कुछ थोड़ा सा धन दिया और कुछ थोड़ा सा पैसा देकर उन मजदूरों को, अब थोड़ा सा पैसा दे दिया उनको, और पैसा देने के बाद क्या किया? पैसा देने के बाद उनको 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने काम करवाया और फिर जाके भगा दिया, या बहुत कम धन दिया। यानी उनके परिश्रम के सापेक्ष उनको बहुत कम पैसा दिया गया और अपने आप बंधुआ बना लिया। ठीक ना, बंधुआ मतलब अपने आप बांध लिया। ये बंधुआ मजदूरी अधिकतर भट्टों पर होती थी और अभी भी होती है। देखिए 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं और कुछ लोग आज भी बंधुआ मजदूरी के तहत जीने को बेबस है, बच्चे विवश है। क्या किया जाए? तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम जो है वो आपका 1976 का है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये ध्यान रखिए बच्चों, ये पूछ रहा है भारत की वायुसेना कमान कौन सी नहीं है? भारत में कितनी है? 7 वायुसेना कमाने हैं। याद है किसी को कौन कौन सी वायुसेना कमाने हैं भारत में? 7। अभी बताता हूं आपको। अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? कमान नहीं है। तो उत्तरी वायु कमान नाम की कोई कमान नहीं है। पश्चिमी वायु कमान है, इसका मुख्यालय जो है बच्चों, पश्चिम का मुख्यालय दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में। मध्य वायु कमान भी है, इसका मुख्यालय प्रयागराज यानी इलाहाबाद में है। जानते हैं बमरोली हवाई अड्डा है।
तो ये वायुसेना कमान वहां पर भी दक्षिणी पश्चिमी वायुसेना कमान, दक्षिणी साउथ और पश्चिम में गांधीनगर। कहां पर है? गांधीनगर में। तो 3 वायु कमान तो आपकी ये होगी। उत्तरी वायु कमान कोई नहीं है, ठीक ना, 3 तो ये होगी। चौथी वायु कमान है पूर्वी वायु कमान। कौन सी? पूर्वी। उसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलोंग में है। शिलोंग कहां पड़ता है? मेघालय की राजधानी। जो कितने होगी? 3 और 1 4। 5वीं वायु कमान बच्चों केरल में है, तिरुअनंतपुरम में। दक्षिणी वायु कमान कौन सी? दक्षिणी वायु कमान कहां है? तिरुअनंतपुरम में। पूर्वी वायु कमान शिलोंग, मध्य वायु कमान इलाहाबाद प्रयागराज, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी पश्चिमी गांधीनगर में। 5 होगी ना। 2 वायु कमान जो बच्चों ध्यान रखना, जो छठी वायु कमान है वह है प्रशिक्षण वायु कमान। कौन सी? प्रशिक्षण वायु कमान। ये कहां पर है? ये बंगलुरु में है। बंगलुरु है ना, बेंगलोर कर्नाटक में, ये वहां पर है। 7वीं वायु कमान बच्चों नागपुर में है। ये कौन सी है? ये रखरखाव वायु कमान है। रखरखाव है ना, रखरखाव यानी मेंटेनेंस जहां होता है, जो मेंटेनेंस है ना, जैसे कुछ मेंटेनेंस करना हवाई जहाज किसी चीज का, वो कहां पर है? नागपुर में है रखरखाव। ट्रेनिंग वाली कहां है? बंगलुरु में है। बाकी शिलोंग में। तो 7 वायु कमान होगी आपकी। तो इसमें कौन सी नहीं है? ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी वायु कमान। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछ रहा है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का प्रयोगशाला कहां है? यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसमें 2 ऑप्शन देखो आप। बीजिंग चीन में, क्या मतलब? टोक्यो जापान में है। कहां पर इसका मुख्यालय? जिनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आप जानते हैं यूरोपीय देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। दुनिया का ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक, जिनेवा में बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय हैं। ठीक, उसके अलावा जैसे WTO का मुख्यालय और बहुत मुख्यालय है। ये जो इसकी जो आमदनी का स्रोत है स्विट्जरलैंड की बच्चों, वो स्रोत केवल कैसे? अंतरराष्ट्रीय संगठन जहां मुख्यालय है वहां पर जो सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलनों के दौरान होने वाली आय प्लस जो वहां स्विस बैंक है। कौन सा बैंक? स्विस बैंक। उस स्विस बैंक में नंबर 2 का जो पैसा जमा होता है, ये स्विस बैंक उन लोगों से लेता है पैसा। हम लोग जैसे सेविंग अकाउंट है हमारा, या हमारी FD है, हम जो रखते हैं तो बैंक हमें देता है ब्याज। अकलो भाई हमारे पास रखा है, ऐसा नहीं किया, लो उसके बदले ब्याज। लेकिन स्विस बैंक ऐसा बैंक है जो अपने यहां पैसा रखने के एवज में पैसा लेता है। अब तुम्हारा नंबर 2 का रखा हुआ है ना, अब दो हमें भी। तो स्विट्जरलैंड की आय का बहुत बड़ा स्रोत एक तो ये अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय के संगठन, अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय, और दूसरा क्या है? स्विस बैंक। चलिए ये तो इसका आंसर, ये जरूर याद रखेगा आप। ठीक, चलिए अब देखते हैं अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एन लैम्सडेल। एन लैम्सडेल अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बच्चों यही थी, एन लैम्सडेल। 1961 में, 1961 में ये खिलाड़ी हॉकी की थी। उनका बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इनको लैम्सडेल, एन लैम्सडेल को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला 1961 में हॉकी के लिए। किसके लिए? हॉकी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मानव विकास सूचकांक पूछ रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक जानते होंगे, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और रिपोर्ट को बोलते हैं HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और जारी करने वाली संस्था है UNDP। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी जो रिपोर्ट है बच्चों वो HDR के नाम से आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टैटिस्टिक्स जीके में यह भी है, कौन सी संस्था किस नाम से अपनी रिपोर्ट जारी करती है? जैसे वर्ल्ड बैंक है, किस नाम से जारी करता है? IMF है,
अपनी वार्षिक रिपोर्ट किस नाम से जारी करता है? कल की जो क्लास होगी, मैं आपको यही बताऊंगा उसमें, ठीक ना। उसमें जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है बहुत सारे 10-12, वो अलग अलग नामों से अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। तो कौन सा संगठन किस नाम से रिपोर्ट जारी करता है, इसके लिए आप कल की वीडियो बच्चों जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते इसको, आप पढ़िएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और आने वाले एग्जाम में कल की वीडियो से, और आज की तो मिलेगा ही मिलेगा, अगली वीडियो से क्वेश्चन मिलेगा। आज जो मैं आपको करवा रहा हूं ना, एक क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक। तो यूएनडीपी जारी करता है 1990 से, लगातार जारी कर रहा है, लगातार जारी कर रहा है। किस नाम से? मानव विकास रिपोर्ट, एचडीआर। जो उसमें सूचकांक है उसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक ना। अब जो इसकी अवधारणा है बच्चों, देखिए वो ध्यान रखेगा, इसकी अवधारणा पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दी थी। इसमें भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी योगदान है, पर मेन नाम इन्हीं का आता है, महबूब उल हक का। पूरे अर्थव्यवस्था पढ़ लो, भूगोल पढ़ लो, समाजशास्त्र पढ़ लो, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री का नाम हमने तो केवल इसी में देखा। बस मानो एक तो अच्छा काम कम से कम किया अर्थशास्त्री ने वहां के, कि महबूब उल हक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री से 1990 में इन्होंने इसकी अवधारणा दी थी, इसकी एसडीआर की अवधारणा दी थी। और इन्होंने 3 पैमाने बताए थे। वो कौन कौन से पैमाने हैं जो महबूब उल हक ने दिए थे 1990 में? बच्चों 3 पैमाने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यानी जो हमारी एसडीआर है वो किस उसमें जारी होती है, कौन से ऐसे पैमाने हैं जो हम एसडीआर जारी करते हैं? एक तो नंबर 1 जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन जीने की आशा। जैसे हमारे यहां इस समय लगभग 66 के आसपास, 67.5 साल औसत आयु है। यह देखा जाता है कि किसी देश में औसत आयु कितनी घट रही है या बढ़ रही है। औसत आयु क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? हर देश अपने यहां हेल्थ फैसिलिटी को उच्चतम करना चाहता है। जब हेल्थ फैसिलिटी उच्चतम होगी, अच्छे अस्पताल बनेंगे, लोगों तक अच्छी पहुंच होगी स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो लोग कम बीमार पड़ेंगे या उनकी बीमारी का इलाज तुरंत होगा, तो उनकी मृत्यु थोड़ा लेट होगी। तो उसे बोलते हैं औसत मृत्यु दर कितनी है किसी देश में। तो इसके माध्यम से हम किसी देश में, है ना, इसके माध्यम से हम किसी देश में क्या जांच करते हैं बच्चों? हम जांच करते हैं इसके माध्यम से कि उस देश की हेल्थ फैसिलिटी कैसी है। वो क्या जांच करते हैं? जीवन प्रत्याशा से, जीवन प्रत्याशा, याद रहेगी बात। दूसरा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास नापने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, यानी एक प्रकार से औसत आय बढ़ेगी लोगों की, तो उनके जीवन स्तर में क्या आएगा? सुधार आएगा। भाई देखो, प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि अगर मुकेश अंबानी की आय बढ़ रही, तो रिक्शा वाले की भी तो आय बढ़ेगी। जब रिक्शा वाले की भी आय बढ़ेगी, तो वो भी तो कुछ अच्छी फैसिलिटी को प्राप्त कर पाएगा, तो उसके जीवन स्तर में क्या होगा? थोड़ा सुधार आएगा। तो प्रति व्यक्ति आय से हम जीवन स्तर की जांच करते हैं। तीसरी जांच जो है हमारी, वह है साक्षरता, लिटरेसी। कौन सी है? साक्षरता, लिटरेसी। साक्षरता के माध्यम से हम उस देश की शिक्षा व्यवस्था की जांच करते हैं कि कितने बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको शिक्षा प्राप्त हो रही है, ठीक ना। तो ये 3 पैमाने एचडीआर के, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इन तीनों के आधार पर ही हम, तो इन तीनों बहुत सी चीजें कवर होगी। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति, कौन सी? साक्षरता। यही हम एचडीआर, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई जारी करते हैं। तो कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। कब करता है? 1990 से कर रहा। किसकी अवधारणा है? महबूब उल हक की अवधारणा है। भारतीय कौन थे? अमर्त्य सेन थे, ठीक ना। ये 3 आधार हैं। यूएनईपी जो है बच्चों, यूएनईपी क्या है?
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये एक पर्यावरण की संस्था है। कौन संस्था है? पर्यावरण की संस्था है। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय नैरोबी में है। कहां है? नैरोबी, केन्या, अफ्रीका में। ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये सबसे बड़ी संस्था है पर्यावरण के क्षेत्र में। मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी। IUCN ये भी एक पर्यावरणवादी संस्था है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रखिए बात, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक ना। इसका मुख्यालय कहां है? ग्लैंड। इसका मुख्यालय जरूर रखेगा ग्लैंड। IUCN एक संस्था बनाई हुई है, जानते होंगे, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, इस W से वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव आता है। कई बार क्या हो ना, ऑप्शन में उसकी फुल फॉर्म दे देगा, और क्या रहेगी उसमें? वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो क्या लगाओगे आप? वर्ल्ड 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 विश्व वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव कोष फंड। तो इस W से लाइफ भी कवर होता है, कि हम वाइल्ड लाइफ को एक जगह पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड यानी विश्व वाइल्ड लाइफ फंड ये है। यही संस्था रेड डाटा बुक जारी करती है। उस रेड डाटा बुक में 9 सूचियां हैं। कितनी है? 9 अनुसूचियां हैं। उस 9 सूची में जैसे विलुप्त है, कोई भी अगर जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास में 50 साल लगातार ना पाया जाए तो उसे हम विलुप्त मान लेते हैं। तो वो है उस तरह की, वो नंबर 1 सूची है। ऐसे नंबर 9 तक उसमें अलग अलग लिस्ट सूची दे रखी है। ये रेड डाटा बुक पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों के लिए है। याद रखिए बात, किसके लिए है? दोनों के लिए, जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों के लिए है रेड डाटा बुक। कौन जारी करता है? WWF। संस्था किसकी? IUCN की। मुख्यालय ग्लैंड, UNDP हो गया नैरोबी। चलिए आगे चलते हैं। पूछ रहा है स्वीडन की राजधानी, तो स्वीडन की संसद का नाम क्या है? तो स्वीडन की संसद का नाम क्या होगा बच्चों? क्या नाम होगा स्वीडन संसद का नाम? याद है कुछ? बताइए, मैं देता हूं आपको। रिक्सडॉग। क्या नाम है स्वीडन संसद का? स्वीडन कौन देश है? स्कैंडिनेविया देश है। स्कैंडिनेवियन देश बोलते हैं इनको। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, है ना, ये स्कैंडिनेवियन देश है। क्या इसकी संसद का नाम? रिक्सडॉग। ये कहां की है? ईरान की संसद का नाम है। कहां की? ईरान की। ड्यूमा सब लोग जानते हैं, आज के नहीं है, बहुत पुरानी संसद है रूस की। कार्टेस स्पेन की संसद का नाम है। ये कहां का नाम है? स्पेन का। ये ईरान है, ये रूस है, और ये कहां का है? स्पेन की संसद है। रिक्सडॉग स्वीडन संसद, स्वीडन की। ठीक, चलिए क्या कह रहा है? किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC? बहुत पुराना क्वेश्चन है, जानते होंगे। आकाश। कौन सा? आकाश। लगभग 2200 के आसपास में बच्चों को उपलब्ध करवाया गया था। सबसे सस्ता टैबलेट PC था ये, आकाश। नेक्स्ट, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? कौन सा मिला था? भारत रत्न किसको मिला था? जानते हो आप भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? 1954 को, 1954 को हुई थी, और तब शुरू में 3 लोगों को दिया गया था यह पुरस्कार। ठीक, भारत रत्न पुरस्कार लालू प्रसाद को नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला, और इनको भी नहीं मिला। किसे मिला है? तमिलनाडु के स्वर्गीय मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन को 1988 में मिला है। याद रहेगी बात, 1988 में किसको मिला? MG रामचंद्रन को मिला। कितना पैसा मिलता है भारत रत्न में? याद है आपको? कितना पैसा मिलता है भारत रत्न में? कितना पैसा मिलता है भारत रत्न में? कोई पैसा नहीं मिलता, 1 पैसा नहीं मिलता। लेकिन भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। किसका? कैबिनेट मंत्री, सेंटर। याद रखिए बात, सेंटर के कैबिनेट मंत्री के समक्ष 7A पर आता है। 7A एक वरीयता सूचकांक है, पढ़ा आपने पॉलिटी में, संविधान में एक वरीयता क्रम होता है।
उपराष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री, इस तरह का एक क्रम है ऊपर से नीचे तक। उस पर 7 नंबर पे आते हैं आपके ये सारे कैबिनेट मंत्री आते हैं, ठीक ना। तो उसे 7A पर कौन है आपका? भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति। इसे कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन सुविधाएं किसकी मिलती है? कैबिनेट मंत्री की मिलती है। कैसे? भारत सरकार की जितनी भी फैसिलिटी है सब फ्री मिलती है। एरोप्लेन में आया जाना फ्री, यानी हवाई यात्राएं फ्री। जो प्रथम श्रेणी ट्रेनें चलती हैं, राजधानी कोई भी ट्रेन हो, सबकी यात्रा फ्री। विदेश में जा रहा है तो यात्रा फ्री। जिस राज्य में आ रहा है उस राज्य का मुख्य अतिथि कहलाएगा, वो राज्य की जिम्मेदारी होगी सारा खर्चा उठाना। हेल्थ फैसिलिटी फ्री। तो बहुत सी चीजें क्या है, जब सब कुछ फ्री मिला तो पैसे की जरूरत क्या है। और वैसे भी किसको मिलता है भारत रत्न? अधिकतर जो व्यक्ति मर चुके हैं उन्हें मिलता है भारत रत्न, ठीक ना। जीवित व्यक्ति में तो कुछ ही अभी हैं फिलहाल, जैसे अमर्त्य सेन है, सचिन तेंदुलकर है ना, 1-2 लोग हो रहे, मुल्क से 3-4 लोग ही हैं जो अभी भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति जीवित हैं। भारत रत्न पर 1977 में 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने, इसके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई। श्री मोरारजी देसाई भारत के सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक ना। वो उन्होंने भारत रत्न पर प्रतिबंध लगा दिया था कि अनुच्छेद 18 के तहत, किसमें? अनुच्छेद 18 में जो उपाधियों का अंत है उसके तहत ये उपाधि है, ये नहीं दी जानी चाहिए। कि अनुच्छेद 18 ये कहता है भारत में सभी प्रकार की उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधियां मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब भारत रत्न कोई उपाधि नहीं है, ये कोई उपाधि नहीं है, बल्कि एक पुरस्कार है। क्या है? पुरस्कार है। भारत रत्न उपाधि नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में आपने कितना सराहनीय कार्य किया जिससे लोगों को फायदा हुआ, जन कल्याण की तरफ लोग बढ़े और आपके कदमों से, आपके प्रयासों से जन कल्याण पूरा हुआ हो, तो आपको भारत रत्न दिया जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में मिलता है, यानी आपने अपने सार्वजनिक जीवन में ऐसे काम किए, जैसे सत्यार्थी, कला सत्यार्थी हैं, है ना। एक आपका जैसे मैंने अमर्त्य सेन है जो समाज के लिए बड़ा प्रयास करते हैं, बाबा आमटे हैं, है ना। आपके जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, समाज के लिए अच्छा काम किया है, तो उनको मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न प्राप्त कोई व्यक्ति जीवित है तो अपने नाम से पहले भारत रत्न का प्रयोग नहीं करेगा। मरने के बाद भारत रत्न का प्रयोग हो सकता है नाम से पहले, बोलते ना भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर वो जीवित है तो अपने नाम से पहले इसका प्रयोग नहीं करेगा, अपने नाम के बाद करेगा। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं लिख सकता हो कहीं। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति है, ऐसा हो सकता है। मृत्यु के बाद भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ये लिख सकता है। ठीक, चलिए ये आपका हो गया भारत रत्न। हाँ, एक फैक्ट और इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने विदेशियों को मिला है भारत रत्न? याद रहेगा आपको कितने को मिला है, कितने विदेशियों को मिला है, बताइए कमेंट्स करके। दूसरी बात, भारत रत्न लौटाने वाला एकमात्र परिवार भारत का सुभाष चंद्र बोस का परिवार है जिन्होंने भारत रत्न वापस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब आप यही नहीं खोज पाए हैं कि आज सुभाष चंद्र बोस है कहां, मृत्यु कैसे हुई, जब इसी बारे में सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया तो हम भारत रत्न का क्या करेंगे। तो एकमात्र परिवार जिन्होंने भारत रत्न को वापस कर दिया था। चलिए, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ? जानते हैं कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है? भारत ही नहीं बच्चों, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। कहां का? एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, ये 1875 में स्थापित होने वाला BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत ही नहीं, एशिया का प्रथम है, एशिया का भी प्रथम है। देखिए कब से हम लोग काम कर रहे हैं, ये शेयर बाजार का होता है, ठीक ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, इसके कई सारे सूचकांक हैं, डोलेक्स है, बैंकेक्स है, उनमें एक सूचकांक है बच्चों BSE का सेंसेक्स, SENSEX, सेंसेक्स। सेंसेक्स सूचकांक जो बच्चों है ना, ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स सूचकांक में 30 ब्लू चिप कंपनी सूचीबद्ध है।
इन ब्लू चिप कंपनी के शेयर को ही ब्लू शेयर कहते हैं। देखो सब बताता हूं। इंडेक्स है, सूचकांक, जैसे आपने किताब पढ़ो ना, किताब पढ़ते हो आप, तो किताब में शुरू में एक सूचकांक होता है कि ये चैप्टर यहां से यहां तक, ये चैप्टर यहां से यहां तक। तो ऐसी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक शेयर बाजार है, उसका एक सूचकांक आपका सेंसेक्स है। सेंसेक्स में 30 ब्लू चिप कंपनियां सूचीबद्ध है। ब्लू चिप कंपनी वे होती हैं जिनका शेयर में उतार चढ़ाव नहीं होता ज्यादा है। उतार तो होने का नहीं, चढ़ाव ज्यादा होगा, यानी उनमें जोखिम ना के बराबर होता है। इन कंपनियों में जोखिम क्या है? ना के बराबर है। तो इनको बोलते हैं ब्लू चिप शेयर या ब्लू शेयर बोलते हैं। इनमें जोखिम ना के बराबर, पर शेयर इतने महंगे कि आम आदमी खरीद नहीं पाता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहला हुआ है शेयर बाजार एशिया का, उसका एक सूचकांक सेंसेक्स है। एक आपका एनएसए भी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके जो सूचकांक को क्या बोलते हैं? निफ्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निफ्टी। इस निफ्टी में 50 कंपनी सूचीबद्ध है, ठीक ना। इसमें 50 है, इसमें कितनी है? 30। बाकी इसमें डोलेक्स भी है, इसका सूचकांक, बैंकेक्स भी है। जब हम क्लास पढ़ेंगे, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे शेयर बाजार कैसे काम करता है। तो ये इसका आंसर हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? कौन देता है? यूनेस्को देता है। यूनेस्को, यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगी संस्था है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, शैक्षणिक, एंड साइंटिफिक, वैज्ञानिक, एंड कल्चर, सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को। किस क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार देता है? साहित्य में नहीं, खेलकूद में नहीं, राजनीति में नहीं, किस में देता है? विज्ञान में देता है। एक्चुअली 1952 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, कौन? बीजू पटनायक ने कलिंग पुरस्कार की स्थापना करी थी, ठीक ना। और यूनेस्को को एक बहुत बड़ी पैसा उपलब्ध करवाया। एक उसके पास एक ट्रस्ट बनवाई कि आप इस ट्रस्ट से प्रति वर्ष, ये केवल राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है, एक इंडियन कलिंग फाउंडेशन है भारत की, भारत कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट, वो संस्था है, वो यूनेस्को के तहत काम करती है। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद उपलब्ध होता है, ये 2 वर्ष बाद दिया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भारतीय में मिलता है। ये विश्व में किसी वैसे वैज्ञानिक को जिसके विज्ञान ने आम व्यक्ति का जीवन सहज बनाया हो, यानी उसके विज्ञान से आम व्यक्ति को लाभ पहुंचा हो, आम व्यक्ति के कल्याणकारी सिद्ध हुआ हो विज्ञान, यानी विज्ञान को पब्लिक के लिए कितना कारगर बनाना है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसा काम किया हो? तो उसी वैज्ञानिक को जिसके आविष्कार से आम जनता को लाभ पहुंचता हो, उसमें कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। भारत के कई व्यक्तियों को मिल चुका है, प्रोफेसर यशपाल को भी मिला है पुरस्कार, प्रोफेसर यशपाल को। तो कलिंग पुरस्कार किसमें मिलता है? विज्ञान में मिलता है। कौन देता है? यूनेस्को देता है। स्थापना 1952 में किसने? बीजू पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री उड़ीसा के बीजू पटनायक। अब नवीन पटनायक है, जानते हो कि वहां मुख्यमंत्री, तो उड़ीसा वो मुख्यमंत्री रहे बीजू पटनायक, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। चलिए, क्रिकेट पिच की लंबाई पूछ रहा है बच्चों। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? जानते हैं, उसको हम 22 गज कहते हैं। क्या कहते हैं? 22 गज। अब वो गज मैंने क्या करा, मीटर में दे रहा, तो गज, फुट और मीटर तीनों में याद रखिए। 22 गज और 20.12 मीटर और 66 फुट, 66 फुट लंबी होती है। ये लंबाई है तीनों पैमाने में। गज ये होता है, गज, गज नहीं बोलते बच्चों, गज अलग होता है, ये गज अलग है और ये गज है। ये क्या है? गज, ये होता है गज, ये गज हाथी होता है, गज ये फारसी वाला है। खैर 20.12 ये है इसका आंसर, 20.12 मीटर में। और फुट कितना है? 66 फुट। और जैसे चौड़ाई होती है उसकी, वो 10 फुट की होती है। कितने की? 10 फुट चौड़ी होती है, याद रहेगी बात। 10 फुट चौड़ी है, 22 गज, 20.12 मीटर या 66 फुट लंबी और 10 फुट चौड़ी होती है।
क्रिकेट की पिच। ये इसका आंसर हो गया। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? रिजर्व बैंक आरबीआई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ पूछ रहा है। जानते हैं 1934 के एक्ट से 1935 में आरबीआई बना था, और जब ये आरबीआई बना था तो 2 करोड़ पूंजी के साथ बना था, और एक निजी बैंक था। ये कैसा बैंक था बच्चों, जान रही आपको? ये एक प्राइवेट बैंक था पहले। कैसा बैंक था? निजी बैंक। और केवल 2 करोड़ रुपीज के ऊपर, मतलब 2 करोड़ रुपए को लेकर इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो आरबीआई का नाम था पहले फेडरल बैंक, फेडरल बैंक, इस फेडरल बैंक ने भारत, पाकिस्तान, बर्मा और श्रीलंका के बैंक के रूप में भी काम किया है। हमारे फेडरल बैंक ने, आरबीआई ने किसके बैंक? पाकिस्तान के बैंक, श्रीलंका का बैंक और बर्मा का बैंक, इन देशों के बैंक के रूप में भी इसने काम किया है, ठीक ना। चलिए, एक तो ये तो स्थापना 1934 एक्ट के तहत हुई थी। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है? देखो, एक होता है राष्ट्रीयकरण, एक होता है निजीकरण। जब हम सरकारी संस्था को प्राइवेट बनाते हैं, यानी सरकारी संस्था में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, उसे बोलते हैं निजीकरण। जैसे आजकल हो रहा है निजीकरण, रेलवे का निजीकरण हो गया, ठीक ना। राष्ट्रीयकरण कौन? अब किसी प्राइवेट संस्था को सरकारी बनाना। तो कैसा बैंक था आरबीआई? प्राइवेट बैंक। क्या बना देगा? आजादी के बाद सरकारी बना देगा। तो 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, और ये बन गया आपका सरकारी बैंक। जो आपका पीएनबी है, वो पीएनबी कह रहा हूं, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। इसका हुआ था आरबीआई का 1949 में, ठीक। और एसबीआई का 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, यही बैंक भारत के लिए नोट छापता था। अब आरबीआई भारत के लिए नोट छापता है, और ये 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है ना। 2 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का नोट आरबीआई छाप सकता है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार छापती है, वित्त सचिव उस पर साइन होता है। खैर, ये होगी इसकी सीमा छापने की, बाकी तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा देते हैं? आसान क्वेश्चन है बहुत। 1954 में इनकी स्थापना हुई थी, 54 में, और इसको देता है सूचना और प्रशासन मंत्रालय। सूचना और प्रशासन मंत्रालय, भारत सरकार। ये भारत के अंदर मिलने वाले सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार है, फिल्म पुरस्कार है। अगर ये पूछिए भारत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार कौन सा था, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। कौन से? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो ये देता है इसको मंत्रालय। अच्छा, ये देखिए आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सिग्मो क्या है? सिग्मो बच्चों ध्यान रखना, कोंकणी भाषा, कोंकणी भाषा में होली को सिग्मो कहते हैं। किसे? होली को। कोंकणी भाषा में होली को बोलते हैं क्या? सिग्मो। तो होली को सिग्मो कहते हैं। तो वो गोवा का बसंत महोत्सव, नीलगिरी की पर्वत चोटी नहीं है, एक प्रकार की रंगोली भी नहीं है, भगवान शिव के नामों में से नहीं है, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। तो बसंत ऋतु को आने में वो रंग बिरंगों के साथ, यानी रंगों के साथ होली खेलते हैं। तो होली को बोलते हैं कोंकणी में क्या? सिग्मो। कोंकणी किस मिल के बनी बच्चों? मराठी भाषा। और कौन सी? कन्नड़। इन दोनों के योग से बनी है कोंकणी। और कहां बोलते हैं? गोवा में बोलते हैं। तो मराठी और कन्नड़ का भी मिक्सर क्या है? मिश्रित कोंकणी है। कोंकणी क्या है? सिग्मो में। सिग्मो को कोंकणी में क्या बोलते हैं? होली बोलते हैं। तो गोवा का बसंत ऋतु महोत्सव। एक तो महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में होता है? हार्नबिल महोत्सव किस में होता है? ठीक ना, हार्नबिल है, सिग्मो महोत्सव, और बहुत सारे महोत्सव है जो भारत की जो बहुवादी संस्कृति में मनाए जाते हैं बच्चों। तो सिग्मा कहां का है? सिग्मा आपको गोवा का है, ठीक ना। कोंकणी में होली को बोलते हैं, और मराठी और किससे? कन्नड़ से कोंकणी बनी है। ये आप ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवा दिए स्टडी जीके की। आज के लिए इतने रखेंगे स्टडी जीके। कल से मैं आपको बताया स्टडी जीके में मैं आपको पढ़ाऊंगा अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनकी जारी होने वाली रिपोर्ट किस नाम से। ड्यूस रिपोर्ट कौन देता है? ड्यूस रिपोर्ट एक विश्व निवेश रिपोर्ट।
विश्व विकास रिपोर्ट, है ना, अलग अलग। तो कौन सा संस्था, अंतरराष्ट्रीय संस्था किस नाम से रिपोर्ट जारी करती है, ये कल के में होगा। तो कल तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली बार आ रहे हैं, और जो कर चुके हैं वो भी, और जो सब्सक्राइबर नहीं कर रहे हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।